हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग के टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय जो है ये किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ से घिरे आवेश के बारे में के संबंध को स्थापित करती है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है जिससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है और उस पृष्ठ से जो आवेश घिरा हुआ है उनके बीच में क्या संबंध है, यह गॉस की प्रमेय बताती है। यह डेफिनेशन के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अतः मान लेंगे कोई बंद पृष्ठ है तो जो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित करते हैं, तो φe इज इक्वल हो जाएगा Q/ε0। साथ ही हमने कल पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, यदि कोई एरिया एलिमेंट वेक्टर dA है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर dA होती है तो वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA भी होता है। और यहां पर गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होगा। सो फाई इज इक्वल यहां पर हो जाएगा Q/ε0 और इसका हम सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम मान लेंगे, माना कोई बंद पृष्ठ है जिसमें प्लस Q आवेश जो है इसके अंदर रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इस बिंदु O से मान लेंगे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मान लेंगे इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे। एरिया एलिमेंट को dA से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी जानते हैं इस बिंदु P पर जो एरिया एलिमेंट dA होगा उसकी डायरेक्शन एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। यानी कि जो वेक्टर dA होगा वो इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा। साथ में इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो यहां पर हमने प्लस Q आवेश लिया है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी और उसको हम मान लेंगे वो वेक्टर E है। इस प्रकार यहां बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का कोण जो होगा वो थीटा इज इक्वल 0 अंश होगा। अब हम सबसे पहले इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और उसके साथ में जब हमें इस छोटे से अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम पूरे बंद पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे और जो कि हमें प्रूफ करके लाना है फाई E इज इक्वल Q/ε0। तो सबसे पहले इस छोटे से अवयव से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे जो गुजर रहा होगा। उसके लिए यहां पर हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA है। तो इस छोटे से अवयव से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई d फाई E। कहने का मतलब है यदि छोटा सा एरिया एलिमेंट dA है तो इससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम d लगा लेते हैं छोटे से मान के लिए। तो यहां पर हो जाएगा d फाई E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। चूंकि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तथा वहां पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA हो तो उस पृष्ठ से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इज इक्वल होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। सो d फाई E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA हो जाएगा। यहां पर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA में हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल AB cos थीटा। तो यहां आ जाएगा d फाई E इज इक्वल E dA cos थीटा। ये जो थीटा है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव dA के बीच कोण को बताता है और यहां पर हमारा कोण निकल के आया है
थीटा इज इक्वल 0 अंश। तो हम यहाँ पे रख लेंगे थीटा इज इक्वल 0 अंश, क्योंकि यहाँ पे थीटा आया है 0 अंश, इसलिए हमें अगली लाइन में प्राप्त हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0 अंश। चूंकि हम जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए डी फाई ई इज इक्वल आ जाएगा ई डी ए। अब हमें इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया है। और हमने आपसे कल बताया था, कल के वीडियो में, कि यदि हमें किसी छोटे से अवयव के कारण पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाता है तो उसका समाकलन करके हम पूरे पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। और आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से समाकलन करेंगे और कौन से मान कांस्टेंट होंगे और कैसे क्या फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमें मिल गया है कि इस छोटे से अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना है, डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए। अब हम इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, तो इसका हम समाकलन कर देंगे, यानी कि पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए हम समाकलन कर देंगे। तो यहां से आएगा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन। हमने बताया था कि यदि कोई बंद पृष्ठ होगा उसके लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाएंगे, और यदि कोई ओपन पृष्ठ है तो उसके लिए ये सिंबल नहीं लगाएंगे, सीधे इंटीग्रेशन रखेंगे। तो यहां पर गॉस की जो प्रमेय है वो ओनली बंद पृष्ठों के लिए सत्य है, इसलिए ये साइन लगाएंगे। साथ में ई डी ए, हमने बताया था डी के बाद जो भी अवयव होगा, डी के बाद जो भी अवयव होगा उससे रिलेटेड जितने मान होंगे वो उन सारे मानों का समाकलन होगा। इसके अलावा जो मान होंगे वो सारे कांस्टेंट कहलाएंगे। इसके साथ में यदि हम दूसरी तरीके से पहचानना चाहें कि कौन सा मान कांस्टेंट है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये इस सर्किल की रेडियस है और ये रेडियस आर है, ये रेडियस यहां पर भी आर होगी, यहां पर भी आर होगी, यहां पर आर होगी। यानी कि कहने का मतलब है जो हमने क्लोज्ड सरफेस लिया है उसके प्रत्येक बिंदु पर ये रेडियस समान होगी, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इस क्लोज्ड सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगी। इसलिए ई जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वैल्यू समाकलन से बाहर कर दी जाती है। फाई इज इक्वल आ जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1 डी ए बचेगा। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि इंटीग्रेशन 1 डी एक्स इज इक्वल एक्स होता है, सो यहां पर 1 डी ए इज इक्वल ए आ जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल ई ए। हमें इस पूरे सरफेस से होकर पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया है। अभी हमारा जो फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है प्रूफ नहीं हो पाया है, इसको हम करके दिखाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहां पर देखते हैं कि आवेश से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका व्यंजक होता है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और साथ में जो A है वो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा, और हम जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो सो फाई इज इक्वल हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल, ई का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में इस एरिया का ए का मान रखेंगे, जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो रख दिया, यहां से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कि गॉस ने बताया कि यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। सो हमारा प्रूफ हो गया, आ गया फाई ई इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो गॉस की प्रमेय है वो केवल बंद पृष्ठों के लिए ही सत्य है। तो दोस्तों अब हमने प्रूव कर लिया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। सो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि गॉस की प्रमेय क्या है और इसका सत्यापन क्या है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की।
जिसमें से पहला अनुप्रयोग होगा किसी आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके किसी आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।